अच्छा जी, इस लेक्चर के अंदर अब हम लोग सॉल्व करेंगे अपने कंबाइंड इवेंट्स के पास पेपर्स। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ते हैं ज़रा। देयर आर 10 कार्ड्स इन अ सेट, ईच कार्ड शोज ईदर अ स्क्वायर और अ ट्राइंगल। ठीक है, एवरी शेप ऑन ईच कार्ड इज ईदर ग्रीन और रेड। सही है, यानी कि 10 कार्ड्स हैं हमारे पास। सब कार्ड्स के ऊपर या तो आपके पास स्क्वायर है या ट्राइंगल है, या तो ग्रीन स्क्वायर है या ग्रीन ट्राइंगल है, या आपके पास रेड स्क्वायर है या रेड ट्राइंगल। ठीक है, तो 10 कार्ड्स हैं, उनके ऊपर स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स बने हुए हैं, रेड और ग्रीन स्क्वायर्स और रेड और ग्रीन ट्राइंगल्स। अब वो कह रहे हैं दैट टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। ठीक है, अब ये इन्होंने टेबल दे दिया इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सही है, तो ये टेबल हमें ये बता रहा है कि आपके पास जो 10 कार्ड्स हैं उनमें से 3 जो हैं वो ग्रीन स्क्वायर्स हैं, एक जो है वो रेड स्क्वायर है, 4 कार्ड्स के ऊपर जो है वो ग्रीन ट्राइंगल्स बने हुए हैं, और 2 कार्ड्स के ऊपर आपके पास क्या बने हुए हैं, रेड ट्राइंगल बने हुए हैं। सही है, पार्ट ए में कह रहे हैं कैन टेक्स अ कार्ड एट रैंडम फ्रॉम द सेट। ठीक है, कैन ने एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया, नोट्स द कलर एंड रिप्लेसेस इट। सही है, एक कार्ड निकाला, देखा भाई कौन सा कलर है, सही है, ग्रीन आया है या रेड कलर का आया है। ठीक है, और उसको वापस डेक में डाल दिया। सही है, रिप्लेसेस इट का मतलब यह है कि 10 कार्ड्स थे, उनमें से एक कार्ड निकाला, देखा भाई कौन से कलर का कार्ड आया है, वापस रख दिया, वापस उस डेक के अंदर, उन कार्ड्स के पैक के अंदर वापस डाल दिया। फिर he then takes a second card at random from the set, notes the color and replaces it। ठीक है, यानी कि अब उसने दोबारा से एक दूसरा कार्ड निकाला, उसका भी कलर देखा कि रेड आया है या ग्रीन आया, और वापस रख दिया। सही है, तो टोटल उसने कितने कार्ड्स निकाले, 2 कार्ड्स निकाले। पहले एक कार्ड निकाला, देखा कौन से कलर का है, वापस रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, देखा कौन से कलर का है, वापस रख दिया। कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स शो अ ग्रीन शेप। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखें वो कार्ड को वापस रख दे रहा है ना, तो ये आपके पास क्या है, रिप्लेसमेंट वाला वो है सिनेरियो। कि वो एक कार्ड निकालता है और उसको वापस रख देता है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स शो अ ग्रीन शेप। सही है, प्रोबेबिलिटी हमें इस चीज़ की निकालनी है कि भाई जो पहला कार्ड निकाला वो भी ग्रीन था और दूसरा निकाला वो भी ग्रीन था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्वायर था या ट्राइंगल था, बस ग्रीन होना चाहिए। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन। सही है, पहला भी ग्रीन और दूसरा भी ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना 2 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ठीक है, एक पॉसिबल केस ये बन सकता है, बल्कि केसेस को छोड़ें, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें एंड के केस के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास जो इवेंट होता है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है इवेंट बी के साथ। सही है, अब इसमें मैं ए और बी नहीं लिखूंगा, इसमें मैं ग्रीन और ग्रीन ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई हो रही थी। एंड जब भी इस्तेमाल होता है तो बेसिकली वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होता है। अच्छा, तो अब जब कैन पहली बार कार्ड निकाल रहा है तो मुझे बतानी है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखें टोटल जो ग्रीन कार्ड्स हैं हमारे पास वो 7 है, 3 स्क्वायर्स हैं, 4 ट्राइंगल है। ठीक है, तो 7 हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10। सही है, टोटल 10 कार्ड्स हैं और फेवरेबल 7 है। उसके बाद उसने वो कार्ड रख दिया और फिर दोबारा से कार्ड ड्रॉ किया, तो अब उसके दोबारा से फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 7, कि या तो ग्रीन स्क्वायर आ जाएगा या ग्रीन ट्राइंगल आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर हैं, 4 ट्राइंगल है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 7, और टोटल आउटकम्स फिर से 10। क्यों, क्योंकि जो कार्ड उसने पहले निकाला था वो उसने वापस डाल दिया था। सही है, अब इसको सॉल्व करें, क्या आंसर आ जाएगा, 49/100। सही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। फिर पार्ट बी के अंदर वो कह रहे हैं इरीना टेक्स 2 कार्ड्स एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ 10 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ गया भाई, यानी कि एक कार्ड निकाला और फिर वापस नहीं रखा। सही है, एक कार्ड निकाला, पीछे 9 कार्ड्स बच गए, फिर उसमें से दूसरा निकाला। सही है, तो एक कार्ड निकाल के वापस नहीं रख रही, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट का केस। तो वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स शो द सेम शेप। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है? बोथ सेम की। तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं। एक आपके पास ये केस बन सकता है कि आपके पास दोनों जो हैं वो क्या आ जाएं, स्क्वायर्स, या फिर दूसरा क्या बन सकता है, मैं इसको बल्कि इस तरह लिख दूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर, या फिर और ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। सही है। स्क्वायर, या तो ये केस हो सकता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर के दोनों स्क्वायर्स आ गए, या फिर ये हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि पहला ट्रायंगल और दूसरा भी ट्रायंगल आ जाए। तो यही दो केसेस बन सकते हैं आपके पास बोथ सेम के लिए, कि दोनों शेप्स आपके पास सेम है। तो अब पहली बार जब वो एक कार्ड ड्रॉ करेगी तो आपके पास स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10। नहीं 3 नहीं, सॉरी 4/10, क्योंकि आपके स्क्वायर जो है वो 4 है ना। सही है, 4 आपके पास स्क्वायर है तो 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आपके पास 10 है तो टोटल आउटकम्स 10। तो 4/10 आपकी क्या हो जाएगी? पहली बार की प्रोबेबिलिटी। अब उसने जो एक कार्ड निकाला है वो उसने वापस नहीं डाला, तो इसका मतलब है कि पीछे बच गए 9 कार्ड्स। अब उन 9 कार्ड्स में से जब वो स्क्वायर निकालेगी तो एक स्क्वायर वो ऑलरेडी निकाल चुकी है। सही है। इसको मैं ज़रा ट्री डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। कहाँ बनाऊँ? यही बना लेते हैं। क्या आपके पास जो है वो कार्ड्स हैं? सही है। या तो स्क्वायर आएगा या फिर ट्रायंगल आएगा। सही है। पहली बार स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/10। और पहली बार ट्रायंगल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/10। उसके बाद ये फर्स्ट पिक हो गई। अब सेकंड पिक। अब इसमें भी या तो स्क्वायर आएगा या ट्रायंगल आएगा, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल आएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं वो वापस नहीं डाल रहे, तो अब आपके पास जो है स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी 3 हो जाएगी, क्योंकि एक स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/9, और ट्रायंगल हमने क्योंकि एक भी नहीं निकाला तो 6/9। अच्छा, इसी तरीके से यही सिनेरियो यहाँ पे भी हो सकता है कि अगर पहला आपके पास ट्रायंगल आ जाए तो आपके पास स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी फिर 4/9 हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है अब पहली बार में ट्रायंगल निकाला है। स्क्वायर अभी चारों के चारों कार्ड हैं मौजूद आपके पास, और जो ट्रायंगल की प्रोबेबिलिटी है वो 5/9 हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ट्री डायग्राम बना दिया। सही, अब इसको ट्री डायग्राम से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी बोथ सेम की क्या हो सकती है आपके पास? एक सिनेरियो तो आपके पास ये बन सकता है कि आपके पास ये वाला सिनेरियो आ जाए, ठीक है, कि पहला और दूसरा दोनों स्क्वायर आ जाएं। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि आपके पास, थोड़ा पतला वाला यूज़ कर लेते हैं। एक सिनेरियो हमारा ये हो गया और दूसरा सिनेरियो आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब जब हम अलोंग द ब्रांचेस जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अलोंग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9, इसी तरीके से 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/9, और जो फाइनल ब्रांचेस होती हैं उनको हम आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 42/90 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये गलती मैंने कर दी यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 4/9 नहीं 5/9 होना चाहिए था। सही, ये मैंने गलती कर दी, ये होगा। सही है, दोनों स्क्वायर आ जाएंगे, पहला भी स्क्वायर दूसरा भी स्क्वायर, या फिर पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, ये आपके पास हो जाएगी सेम शेप की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल है ये, नीमा हैज़ दीज 6 कार्ड्स, ईच कार्ड हैज़ अ शेप ऑन इट। ठीक है, 6 कार्ड्स हैं, 4 के ऊपर सर्कल बने हुए हैं, 2 पर ट्राइंगल बने हुए हैं। ठीक है, शी टेक्स 2 कार्ड्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। सही है, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। सही है, अब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई एक कार्ड निकाला और उसके बाद उसको वापस नहीं रख रहे। ठीक है, एक कार्ड निकाला
और फिर अब उसको वापस नहीं रख रहे, बल्कि जो रिमेनिंग 5 कार्ड्स हैं उसमें से दूसरा कार्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट था। तो अब पहला कार्ड अगर उसका सर्कल है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6। ठीक है, और ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6, क्योंकि दो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। सही है, ये हमारी फर्स्ट कार्ड के लिए हो गई। अब सेकंड कार्ड के लिए देखते हैं। अब दूसरी बार में हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो 5 हैं, क्योंकि एक कार्ड निकल चुका है। सही है, तो सर्कल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5। क्यों? क्योंकि एक सर्कल निकल चुका, पीछे बचे 3। ठीक है, और टोटल कार्ड्स भी अब 5 ही रह गए। ट्राइंगल की हमारे पास हो जाएगी 2/5। सही है, 2 ट्राइंगल अभी भी हैं और टोटल कार्ड्स आपके पास 5 हो गए, क्योंकि पहले पिक के अंदर हमारे पास सर्कल निकल गया था। अच्छा, एक केस हमारे पास ये बन सकता है। दूसरा केस हमारे पास ये बन सकता है कि भाई पहले उसमें हमारे पास पिक के अंदर ट्राइंगल निकल गया, अब जो है हमारे पास चारों सर्कल मौजूद होंगे अंदर ही और टोटल कार्ड्स होंगे 5, और ट्राइंगल सिर्फ एक ही बचेगा और टोटल कार्ड्स होंगे 5। तो ये आपके पास ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द शेप्स ऑन नीमाज 2 कार्ड्स आर द सेम। सही है, ये वही सवाल है फिर से उसी टाइप का कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ सेम की, कि या तो दोनों सर्कल आ रहे हैं या फिर दोनों आपके पास ट्राइंगल आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ट्री डायग्राम गिवन है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो आपके पास जो है वो केस ये बन सकता है कि पहला भी सर्कल आ जाए दूसरा भी सर्कल आ जाए। ठीक है, दूसरा केस बन सकता है कि पहला भी ट्राइंगल आ जाए और दूसरा भी ट्राइंगल आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास अलॉन्ग द ब्रांचेस जब हम जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, और जो फाइनल ब्रांचेस होंगी उनको ऐड कर लेते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14/30 आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व खुद कर लीजिए। अच्छा जी, अगला सवाल है, कह रहे जिम प्लेज फॉर हिज लोकल फुटबॉल टीम, द प्रोबेबिलिटी दैट जिम प्लेज इन द नेक्स्ट मैच इज 0.7। ठीक है, उसके 0.7 उसके चांसेस हैं नेक्स्ट मैच में खेलने के। इफ जिम प्लेज इन द मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज टीम विनिंग इज 0.8। सही है, अगर जिम खेलता है तो उसकी टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं 0.8, ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, एंड इफ जिम डज नॉट प्ले इन द मैच द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज टीम विनिंग इज 0.6। ठीक है, कि अगर वो नहीं खेलता तो फिर चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 0.6 पे। सबसे पहले तो कह रहे हैं भाई कंप्लीट द ट्री डायग्राम। सही है, तो ट्री डायग्राम हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी होगी जिम प्लेज, यानी कि जिम के खेलने की। तो देखिए जिम के खेलने की प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी यहाँ पर 0.7 गिवन है कि जिम द प्रोबेबिलिटी दैट जिम प्लेज इन द नेक्स्ट मैच इज 0.7। ठीक है, तो अगर 0.7 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है जिम के खेलने की, तो ना खेलने की कितनी होगी। मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक पॉइंट से जो 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं ना, उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका सम हमेशा 1 के बराबर। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास ये वाली ब्रांच जो है ये 0.7 है और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर है, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, कि 1 माइनस 0.7 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। अच्छा, ये तो वही जिम के खेलने या ना खेलने की बात है। सही है, अब अगली बात हम कर रहे हैं किसकी, कि टीम के जीतने की। सही है, तो अगर तो देखें जिम खेल रहा है तो उसकी टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं 0.8, तो ना जीतने के कितने होंगे 1 में से माइनस कर देंगे 0.2। सही, क्योंकि ये एक पॉइंट है 2 ब्रांचेस से निकल रही हैं, इनकी भी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम 1 के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर जिम नहीं खेल रहा तो फिर टीम के जीतने के चांसेस कितने हैं 0.6, तो टीम के ना जीतने के चांसेस कितने, यानी कि हारने के चांसेस कितने हो जाएंगे 1 में से माइनस कर देंगे 0.4। ये आपके पास क्या हो गया, ट्री डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जिम्स टीम विंस इन देयर नेक्स्ट मैच। ठीक है, जिम की टीम नेक्स्ट मैच जीत जाए, टीम विंस, तो प्रोबेबिलिटी आपके निकालनी है किस चीज़ की, विन की। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ना 2 सिनेरियोज बन जाएंगे फिर से। ठीक है, एक सिनेरियो ये बनेगा कि आपके पास जिम जो है वो खेल रहा है, जिम प्लेज
एंड टीम विन्स। और दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि जिम नहीं खेल रहा, उसके बावजूद भी टीम जीत गई। ठीक है, कि जिम डज नॉट प्लेस एंड टीम विन्स। तो एक सिनेरियो आपके पास क्या है कि जिम खेल रहा है और टीम जीत गई, और दूसरा सिनेरियो आपके पास क्या है कि जिम नहीं खेल रहा और टीम जीत गई। सही, ये दो सिनेरियोज हैं। तो सबसे पहले वाले सिनेरियो में 0.7 अलॉन्ग द ब्रांचेस आपके पास मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 हो जाएगा, और दूसरी वाली ब्रांच जो है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हो जाएगा, और ये दोनों फाइनल ब्रांचेस आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.74 आ जाएगा। सॉल्व आप खुद कर लेगा इसको। अच्छा, अगला सवाल देख लेते हैं। बैग ए कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 वाइट बीट्स, बैग बी कंटेन्स 2 ब्लैक एंड 4 वाइट बीट्स। सही है, दो बैग्स हैं बैग ए एंड बी। सही है, ब्लैक एंड वाइट बीड्स हैं दोनों के अंदर। कह रहे हैं a bead is chosen at random from bag A and placed in bag B। बैग ए में से एक जो है आपने बीड निकाला रैंडमली और उसको कहाँ डाल दिया, बैग बी में उठा के डाल दिया। सही है, फिर कह रहे हैं a bead is chosen then at random from bag B। सही है, तो कह रहे हैं भाई सबसे पहले आपने ये किया कि बैग ए में से कोई भी एक बीड उठाया, उसको उठा के डाल दिया कहाँ पे, बैग बी में से, और फिर इनमें से आपने एक रैंडमली एक बीड चूज किया। ठीक है, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। सबसे पहले तो ट्री डायग्राम आपने कंप्लीट करना। अच्छा जी, पहले बात करते हैं बैग ए की। बैग ए के अंदर से आप एक बीड निकालेंगे पहले, और जो आप बैग बी में डालेंगे। ठीक है, तो अब बैग ए के अंदर दो टाइप के बीड्स हैं, एक आपके पास ब्लैक है और एक आपके पास व्हाइट है। ठीक है, तो ब्लैक बीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 5। और व्हाइट बीड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/5, फेवरेबल 2 और टोटल 5। सही है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आपने एक ब्लैक बीड निकाला बाहर और उसको कहाँ डाल दिया, बैग बी के अंदर डाल दिया। सही है, तो मैं यहाँ पर ना एक बैग बी, आपने ये जो ब्लैक बीड था इसको बाहर निकाला, एक सेकंड में इसको निकाल और डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन ये है हमारे पास, बैग ए में से एक ब्लैक बीड बाहर आ गया और उसको कहाँ डाल दिया, बैग बी के अंदर डाल दिया। अब आप बैग बी में से एक रैंडमली एक बीड चूज कर रहे हो, तो आपके पास ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/7। 3 आपके फेवरेबल आउटकम्स, टोटल 7। व्हाइट की क्या हो जाएगी, 4/7, 4 फेवरेबल और टोटल। ठीक है, एक सिनेरियो आपका ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने ब्लैक की बजाय व्हाइट बीड निकाल लिया। ठीक है, एक सेकंड, ये व्हाइट बीड आपने निकाल लिया और ये आपने ले जाकर डाल दिया इसमें। एक सेकंड, सही है, ये व्हाइट बीड आपने यहाँ लाके डाल दिया। सही, तो अब क्या होगा, अब आप बैग बी में से जब चूज करेंगे तो भी आपके पास दो ही सिचुएशंस होंगी कि या तो आपके हाथ में ब्लैक बीड आ जाएगा या व्हाइट बीड आ जाएगा। सही है, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/7, क्योंकि अब आपके पास 2 हैं खाली और टोटल 7 है। और व्हाइट कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए, तो 5/7 आपके पास व्हाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सही है, ये हम लोगों ने ट्री डायग्राम अपना कंप्लीट कर लिया। मैं सवाल को वापस वैसे कर दूँगा। पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लैक बीड इज टेकन फ्रॉम बैग बी। सही है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालनी है कि भाई जो बैग बी है ना उसमें से आपने निकाला है ब्लैक बीड। तो दो सिचुएशंस बन सकती हैं। एक सिचुएशन ये बन सकती है कि आपने बैग ए में से ब्लैक निकाला और फिर बैग बी में से भी ब्लैक निकाल लिया। ठीक है, बैग ए में से ब्लैक निकाल के बैग बी में डाला और फिर आपने बैग बी में से ब्लैक निकाल लिया। दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आपने बैग ए में से व्हाइट बीड निकाला और उसको डाल दिया बैग बी में, और बी में से फिर आपने क्या निकाला, ब्लैक निकाला। सही है, तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक की क्या बन सकती है, बी लिख देता हूँ ब्लैक के लिए। कि एक तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि आपने बैग ए में से ब्लैक निकाला और बैग बी में से भी फिर आपने ब्लैक ही निकाला।
बैग ए में से ब्लैक निकाल के बैग बी में डाला और फिर आपने बैग बी में से ब्लैक निकाला। एक तो ये बन सकती है। दूसरी क्या सिचुएशन बन सकती है कि आपने बैग ए में से व्हाइट निकाल के बैग बी में डाला और फिर बैग बी में से आपने जो निकाला वो ब्लैक था। सही है। तो अलॉन्ग द ब्रांचेस आपके पास मल्टीप्लाई होती हैं चीज़ें। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, और फाइनल ब्रांचेस आप एंड में क्या कर देंगे, ऐड। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 13/35। सही है, सॉल्व खुद कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। ईच टाइम एन आर्चर फायर्स एन एरो द प्रोबेबिलिटी दैट शी हिट्स द टारगेट इज 0.7। ठीक है, एक आर्चर है वो एक एरो फायर करेगी, ठीक है, जो उसके चांसेस है टारगेट को हिट करने के वो 0.7 है। शी फायर्स 2 एरोज, ठीक है, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। अब 2 एरोज वो फायर कर रही है, बेसिकली आपने क्या करना है, ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो पहला एरो जो है उसके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.7, तो मिस करने की क्या होगी 0.3, 1 में से माइनस। ठीक है, जो सेकंड एरो है उसको भी हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.7, तो मिस करने की 0.3। अच्छा, इसी तरीके से पहला उसने मिस कर दिया, अब जो दूसरा है उसको हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.7 और मिस करने की 0.3। सही है, तो बहुत ही आसान ट्री डायग्राम था, कंप्लीट हो गया, तभी इसका नंबर भी सिर्फ 1 है। अच्छा जी, कह रहे हैं भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी हिट्स द टारगेट ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हिट की, कि पहला भी हिट कर लिया दूसरा भी हिट कर दिया, तो पहला भी हिट और दूसरा भी हिट, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास। अलॉन्ग द ब्रांचेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, .49। अच्छा, पार्ट 2 में कहना है शी हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस का मतलब क्या है, कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज की कि फॉर एग्जांपल उसने पहला हिट किया दूसरा मिस कर दिया, या फिर उसने पहला मिस कर दिया दूसरा हिट कर दिया। सही है, एक हिट किया है खाली। तो पहला हिट और दूसरा मिस ये होगा, और पहला मिस और दूसरा हिट ये होगा। तो अलॉन्ग द ब्रांचेस आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और फाइनल ब्रांचेस को एंड में ऐड कर लेते हैं। 0.42 आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अगला सवाल देखते हैं। 2 बॉक्सेस हैं आपके पास, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। बॉक्स 1 के अंदर आपके पास 2 व्हाइट बॉल्स हैं और बॉक्स 2 के अंदर आपके पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि एन चूजेस एट रैंडम 1 बॉल फ्रॉम ईच बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर बोथ ब्लैक। ठीक है भाई, दोनों बॉक्सेस में से एक एक बॉल चूज की जा रही है, हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज की बतानी है कि पहली बॉल भी ब्लैक है एंड दूसरी बॉल भी ब्लैक है। सही है, कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दोनों में से जो एक एक बॉल रैंडमली निकाली गई है वो दोनों क्या है, ब्लैक है। अब देखें, दोनों में से आप जब एक एक बॉल चूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, ना इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है, ना इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, दोनों बॉक्सेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों बॉक्सेस में से जो आप एक एक बॉल चूज करेंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा। तब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एंड से रिप्रेजेंट होता है ए एंड बी, और दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें यही करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब यहाँ पर ये बात दिमाग में रहे कि ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो किस चीज़ की है, बॉक्स 1 में से ब्लैक बॉल निकालने की, और ये वाली प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, बॉक्स 2 में से ब्लैक बॉल निकालने की। ठीक है, अब अगर बॉक्स 1 में से मुझे ब्लैक बॉल चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि ब्लैक बॉल एग्जिस्ट ही नहीं करती बॉक्स 1 के अंदर। तो ठीक है, बॉक्स 1 के अंदर तो ब्लैक बॉल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और बॉक्स 2 के अंदर अगर हम बात करें तो बॉक्स 2 के अंदर हमारे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 3 और टोटल आउटकम्स है 7, टोटल बॉल 7 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। सही है, तो ये प्रोबेबिलिटी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दोनों बॉक्सेस में से आपके पास ब्लैक बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसलिए 0 है कि बॉक्स 1 में तो ब्लैक बॉल ही नहीं है भाई, तो दोनों में से ब्लैक कैसे आ जाएंगी।
पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब देखें डिफरेंट कलर्स वाली सिचुएशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन बन सकती है कि पहली वाली में से बॉक्स में से हमारे पास व्हाइट आ जाए एंड दूसरे वाले बॉक्स के अंदर से हमारे पास क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। ठीक है, यही एक सिचुएशन बन सकती है ना डिफरेंट कलर्स की, कि एक बॉल व्हाइट होगी एक बॉल ब्लैक होगी, दो ही तो कलर्स है। तो बॉक्स 1 में से हमारे पास व्हाइट बॉल आ जाए और बॉक्स 2 में से हमारे पास क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। सही है, ये कंडीशन नहीं बन सकती कि भाई बॉक्स 1 में से ब्लैक आ जाए और बॉक्स 2 में से व्हाइट आ जाए। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर तो आपके पास ब्लैक बॉल्स ही नहीं है ना भाई। ठीक है, तो आपके पास एक ही सिचुएशन यहां पर बन सकती है कि पहले में से आपके पास व्हाइट आए, दूसरे में से आपके पास ब्लैक आए। दोनों व्हाइट इसलिए नहीं ले सकते कि उसने बोला हुआ डिफरेंट कलर्स। सही है, तो अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहले बॉक्स में से व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/2। सही है, फेवरेबल आउटकम्स भी 2 हैं, टोटल भी 2 हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली 1 की बराबर हो जाएगी। बॉक्स 1 में से हमारे पास आएगी ही व्हाइट बॉल। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि मैंने प्रोबेबिलिटी जब आपको स्टार्ट करवाई थी, बिल्कुल एक सेकंड, ओहो, तो ये मैंने एक नंबर लाइन सी बना के दिखाई थी कि आपके पास या तो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है किसी इवेंट की, तो उसका मतलब है कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। पर अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सर्टेन है, यानी कि वो लाजमी होगा ही होगा, 100% होगा। सही है, तो यहां पर आपके पास ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0 थी, इम्पॉसिबल, और व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, 2/2 बेसिकली 1 के बराबर होता है, जो कि है सर्टेन, यानी कि 100% आपके पास जो है वो व्हाइट बॉल ही है। तो 2/2 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा, और सेकंड बॉक्स में से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। सही है, तो जब आप 2/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7 करेंगे तो बेसिकली 2/2 1 के बराबर होता है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3/7 3/7 ही आंसर आ जाएगा। सही है, पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ बॉक्स 2। सही है, बेल चूजेस at random 2 balls without replacement. Find the probability that these balls are both white. ठीक है, ओरिजिनल कंटेंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि भाई जो एन ने बॉल्स निकाली थी ना, वो उन्होंने वापस डाल दी है। सही है, अब हमारे पास बॉक्स 1 और बॉक्स 2 वापस इसी तरह दिख रहा है, यानी कि बॉक्स 1 में अब 2 ही बॉल्स हैं, दोनों व्हाइट, और बॉक्स 2 के अंदर आपके पास 7 बॉल्स हैं, 4 व्हाइट और 3 ब्लैक। सही है, बेसिकली वो उन्होंने जो लिखा है ना कि ओरिजिनल कंटेंट्स ऑफ बॉक्स 2, तो उसका मतलब ये है कि जो भी एन ने बॉलें निकाली थी ना बाहर, वो उसने वापस डाल दी। सही है, अब जो है भाई एन चला गया अपने घर और बेल आ गई है, या आ गया है जो भी है भाई। ठीक है, तो बेल चूजेस एट रैंडम 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था कि एक बॉल उसने बाहर निकाली, ठीक है, उसके बाद वो वापस नहीं रखी। सही है, रिप्लेसमेंट ये होती है कि एक बॉल बाहर निकाली और वापस रख दी। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि भाई एक बॉल डब्बे में से बाहर निकाली और अब डब्बे में वापस नहीं डाली, भाई साइड पे रख दी। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर बोथ व्हाइट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, बोथ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, कि पहली वाली प्रोबेबिलिटी व्हाइट है, ओ सॉरी ब्लैक लिख रहा हूं, पहली वाली बॉल भी व्हाइट है एंड दूसरी वाली बॉल भी व्हाइट है। तो यहां पर आप ट्री डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, तो डायरेक्टली कर लेते हैं। सही है, तो अब सबसे पहले मेरे पास बॉक्स 2 के अंदर टोटल 7 बॉल्स हैं, मैंने इसमें से एक बॉल बाहर निकाली, बेल ने इसमें से एक बॉल बाहर निकाली। ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल व्हाइट होगी, तो 3/7, नहीं सॉरी 4/7। 4 हमारे फेवरेबल आउटकम्स, 4 व्हाइट बॉल्स हैं, और टोटल बॉल्स कितनी है, 7। ठीक है, अब जब एक बॉल बाहर आ गई बाहर, ठीक है, एक बॉल बाहर आ गई, तो अब उसको वापस नहीं रख रहा, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, वापस नहीं रख रहे। तो मैं एक सेकंड पहले इसमें से एक बॉल निकाल देता हूँ, ये एक व्हाइट बॉल यहां से चली गई। ठीक है, एक व्हाइट बॉल बाहर आ गई, अब अंदर बची 6 बॉल्स। अब इसमें से वो दोबारा से एक बॉल चूज कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यार वो भी व्हाइट है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 3/6, कि हमारे फेवरेबल आउटकम्स है 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/6 कितना हो जाएगा, 12/42। ठीक है, 4 3 12,
7 6 42, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 2 के टेबल से या 6 के टेबल से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/7। ठीक है, तो ये मामला था भाई। मैं इसको ज़रा सही कर दूँ, बॉल वापस डाल दूँ। पार्ट सी के अंदर अब वो कह रहे हैं कि कार्ला चूजेस वन ऑफ द बॉक्सेस एट रैंडम, ठीक है, विद द ओरिजिनल बॉक्स कंटेंट्स। सही है, वही बात आ गई जो पार्ट बी में हुई थी कि भाई अब बेल जो थी उसने जो भी बॉलें वॉलें निकालनी थी वो वापस डाल दी हैं डब्बों के अंदर। ठीक है, डब्बे वापस ऐसे हमारे दिखते हैं, बेल अपने घर चली गई, कार्ला आ गई। ठीक है, शी देन चूजेस एट रैंडम वन बॉल फ्रॉम दिस बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज वाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली सिचुएशन हम ये बन सकती है कि उसके पास बॉक्स 1 आया और एंड उसमें से उसने क्या निकाली, वाइट बॉल। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि उसने बॉक्स 2 उठाया एंड उसमें से क्या निकाली, वाइट बॉल। सही है, ये दो सिचुएशंस बन सकती हैं कि या तो आपके पास बॉक्स 1 आ गया और उसमें से वाइट बॉल आ गई, या फिर आपके पास बॉक्स 2 आ गया और उसमें से वाइट बॉल आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए हमारे पास दो डब्बे हैं और उसमें से बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसमें से व्हाइट बॉल निकाली जा रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/2। ठीक है, बॉक्स 1 के अंदर आपके पास थी ही 2 बॉल्स। सही है, और क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए एंड लगाया है मैंने। सही है, कि बॉक्स 1 को चूज करने का ताल्लुक इस चीज़ से है ही नहीं कि उसमें से व्हाइट बॉल चूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से बॉक्स 2 का भी व्हाइट बॉल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज हैं, इसलिए मैंने बीच में एंड लगाया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कि या तो आपके पास बॉक्स 1 एंड व्हाइट बॉल आ जाए या फिर बॉक्स 2 एंड व्हाइट बॉल आ जाए। ठीक है, तो बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/2। इसी तरीके से बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास 4/7, कि आपके फेवरेबल आउटकम्स 4 और टोटल आउटकम्स 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आएगा, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली 1 हो रहा है, ये 2/1 होता है ना, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जार और 2 2 जार, तो 2/7 ही हो जाएगा। सही है जी, अब हमें करना सिंपल काम ये है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड कर लेना है। 2/7 ऐड क्यों किया भाई, ऐड इसलिए किया कि भाई या तो हमारे पास ये सिचुएशन हो सकती है या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, यानी कि दोनों के बीच में हमारे पास और है। सही है, कि इधर दिस और दिस। ठीक है, दोनों में से कुछ एक बन सकता है, तो और के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर, 1/2 प्लस 2/7 कितना होता है, 11/14। ये आपका आंसर हो गया। सही, अगला सवाल देखते हैं। A bag contains 10 counters, of which 8 are blue, 2 are white. 2 counters are taken from the bag at random without replacement. Complete the tree diagram to show the possible outcomes and their probabilities. ये सबसे पहले तो ट्री डायग्राम कंप्लीट करना आसान होता है कि आपके पास जो एक पॉइंट होता है उससे जो दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम आपके पास 1 के बराबर होता है। तो अगर आपके पास एक ब्रांच की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो 1 - 8/10 कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। दूसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 2/10। इसी तरीके से यहाँ पे 9 गिवन है, ये 2/9 हो जाएगा 1 में से माइनस करके। ठीक है, अच्छा अब इसकी दोनों नहीं गिवन, तो इसकी हमें जो है ना इस डेटा से निकालनी पड़ेगी। अ बैग कंटेन्स 10 काउंटर्स ऑफ विच 8 आर ब्लू, 2 आर वाइट। ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर 8 ब्लू बॉल्स हैं या ब्लू काउंटर्स हैं, जो भी हैं, मैं बॉल्स ही बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, और दो वाइट हैं, चलो भाई ये 2 वाइट आ गए। सही है, 8 ब्लू और 2 वाइट। कह रहे हैं 2 काउंटर्स आर टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो एक आपने इसमें से बॉल या काउंटर जो भी है वो निकाला है बाहर, तो उसका वापस नहीं डालना। सही है, तो ट्री डायग्राम उसके लिए हम कंप्लीट कर रहे थे बेसिकली। अच्छा, अब इस सिचुएशन में हमारे पास हो ये रहा है कि हमने जो अपनी पहली पिक है, फर्स्ट पिक है ये हमारी,
ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पिक। इसमें से आपने अगर पहले में वाइट निकाल लिया तो सेकंड पिक के अंदर आपके पास क्या होगा कि एक बॉल कम हो जाएगी, सही, तो एक वाइट को बाहर निकाल देते हैं। अब आपके पास जो बची, उन बचे हुए में से आप क्या कर रहे हैं कि ब्लू या व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/9, 8/9 कि फेवरेबल आपके पास 8 है, टोटल जो है 9 है, और व्हाइट की क्या हो जाएगी 1/9, सही है। ये आपकी हो गई सेकंड पिक। अब पार्ट बी जरा देख लेते हैं। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। पार्ट बी में कह रहे हैं फाइंड एज अ फ्रैक्शन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ काउंटर्स आर ब्लू। ठीक है, बोथ काउंटर्स आर ब्लू, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। यानी कि जो आपने फर्स्ट पिक में निकाला है वो भी ब्लू हो और जो सेकंड पिक में निकाला है वो भी ब्लू हो। ठीक है, तो फर्स्ट पिक में ब्लू आपके पास ये वाली ब्रांच होगी और सेकंड में भी ब्लू आपके पास ये वाली ब्रांच होगी। ठीक है, तो अलोंग द ब्रांचेस हम लोग ऐड करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ गया, ये लिखा था, सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अलोंग द ब्रांचेस आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल ब्रांचेस को ऐड कर लेते हैं। तो अलोंग द ब्रांच जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराएंगे 8/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 56/90। ये आपका आंसर हो गया, सही है। बोथ काउंटर्स आर ब्लू के लिए, पहला भी ब्लू और दूसरा भी ब्लू, तो अलोंग द ब्रांच मल्टीप्लाई। सिमिलरली वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज व्हाइट, सही है। एक सेकेंड बता देता हूँ भाई, पहला ब्लू हो दूसरा व्हाइट हो या फिर पहला व्हाइट हो दूसरा ब्लू हो, सही है, ये कह रहे हैं ना। वन काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज व्हाइट, या तो पहला ब्लू दूसरा व्हाइट या पहला व्हाइट दूसरा ब्लू। ठीक है, कोई ऑर्डर इसमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। तो एक सिचुएशन तो बन जाएगी ब्लू एंड व्हाइट और व्हाइट एंड ब्लू, सही है, ब्लू एंड व्हाइट और व्हाइट एंड ब्लू। तो पहले ब्लू और दूसरे बार व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/10 और 2/9, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। या फिर पहले व्हाइट और दूसरे ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10 और 8/9, मल्टीप्लाई करेंगे इनको। और इन दोनों फाइनल ब्रांचेस को, इनके फाइनल ब्रांचेस आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 16/90, ये भी हो जाएगा 16/90, आंसर आ जाएगा 32/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 balls of which 3 are red, 2 are blue। एक बैग बना लेते हैं जरा, 3 इसमें है रेड बॉल्स, तो 3 रेड बॉल्स आ जाएंगी, 2 हैं ब्लू बॉल्स तो 2 ब्लू बॉल्स आ जाएंगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 1 ball is taken at random from the bag and is not replaced। ठीक है, एक बॉल निकालेंगे बाहर और उसको वापस अंदर नहीं डालेंगे। इफ दिस बॉल इज रेड, जो बॉल बाहर निकाली है अगर वो रेड है तो फिर एक और बॉल ले रहे हैं, अनदर बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है, पहली बॉल निकाली वो रेड थी तो फिर एक और बॉल निकाली। कह रहे हैं दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ ब्लू बॉल इज टेकन फ्रॉम द बैग। कह रहे हैं भाई ये प्रोसेस जब तक रिपीट किया जा रहा है जब तक बैग के अंदर से हमें ब्लू बॉल नहीं मिल जाती। कह रहे हैं पार्ट ऑफ द ट्री डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स दीज आउटकम्स इज ड्रॉन बिलो। सही है, अब हमें क्या करना है कि इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये आपके पास फर्स्ट बॉल के लिए बनाया हुआ है और सेकंड बॉल के लिए आपके पास बनाया हुआ है और आपको थर्ड से ऑनवर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो थर्ड के अंदर भी इसी तरह बनेगा। मैं यहां पर लिख देता हूं थर्ड बॉल कि या तो आपके पास रेड आ जाएगी वो, या तो आपके पास
ब्लू आ जाएगी। सही है। अच्छा एक बात यहाँ पे भी रहे कि ये ब्लू के आगे हमने ब्रांचेस क्यों नहीं बनाई हुई भाई, इसलिए नहीं बनाई हुई कि जब आप ब्लू बॉल निकाल रहे हैं बाहर तो आप सेकंड बॉल निकाल ही नहीं रहे ना, ठीक है भाई। सवाल में वो कह रहे हैं कि जब आप पहली बॉल निकालते हैं अगर वो रेड होती है तो ही दूसरी निकाल रहे हैं, सही है कि अगर वो रेड होती है तो ही फिर दूसरी निकालेंगे, अगर वो ब्लू हो जाती है तो फिर थोड़ी दूसरी निकाल रहे हैं कोई। तो इसलिए खाली रेड के लिए आगे फर्दर ब्रांचेस बनी हुई हैं, ब्लू के लिए हम फर्दर ब्रांचेस नहीं बना रहे, सिर्फ रेड की ही ब्रांचेस बना रहे। ठीक है, अब मैंने ब्रांचेस को रेड और ब्लू से बना दिया तो मैं यहाँ पे रेड ब्लू लिख नहीं रहा, सही है, मैं प्रोबेबिलिटीज लिख देता हूँ खाली। तो अब जो थर्ड बॉल है अगर वो भी आपके पास रेड है, सबसे पहले तो उसको यहाँ से एनालाइज करते हैं। देखिए पहली बॉल आपने निकाली, ठीक है, बाहर निकाल दी और वो रेड थी, फिर आपने दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड थी, ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं तीसरी बॉल, तीसरी बॉल जब आप निकाल रहे हैं तो अब आपको बतानी है रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 और ब्लू की क्या हो जाएगी 2/3, सही है। अब अगर तो ब्लू बॉल आ गई तो हम रुक जाएंगे ना, लेकिन अगर रेड आ गई यानी कि फिर से बाहर रेड निकल आई तो अब हमें फिर से चूज करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ बॉल के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैं यहाँ रख देता हूँ निकाल के, फोर्थ बॉल के लिए चूज करेंगे। तो फिर से मैं दो ब्रांचेस बना देता हूँ कि अगर तो रेड आ गई तो फिर से फर्दर हमें चूज करना पड़ेगा। तो अब जब हम फर्दर चूज करेंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, ठीक है, क्योंकि रेड बॉल्स ही नहीं है, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, सही है। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास तीनों रेड बॉल्स बाहर आ चुकी हैं और अब हमारे पास जो फोर्थ बॉल है वो लाजमी तौर पे ब्लू ही आएगी, ठीक है। इस सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। एक बैग है, ठीक है, उसके अंदर 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स, आपने एक बॉल निकाली एट रैंडम, अगर तो वो बॉल ब्लू है आपने मजीद बॉलें नहीं निकालनी, आप वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो रेड आ जाती है तो फिर आप दोबारा से बॉल निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो बॉल रेड है या ब्लू है। अगर तो वो बॉल फिर से रेड आ गई तो आप दोबारा से बॉल निकालेंगे, लेकिन अगर वो ब्लू आ गई आप वहीं रुक जाएंगे। इसी तरीके से आप ये काम थर्ड टाइम भी करेंगे, फोर्थ टाइम भी करेंगे, बार बार ये आप करते रहेंगे, ठीक है। बार बार नहीं करेंगे, सॉरी 3 बार ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, चौथी बार में आपके पास ब्लू आ ही जाएगी। वही सिचुएशन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, सही है। सबसे पहले 5 बॉलें थी, अगर तो आपके पास आ गई ब्लू बॉल तो आप रुक गए, आपने फर्दर कोई ब्रांचेस नहीं बनाई, आप यहीं पे रुक गए। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन होती है कि भाई बॉल आ गई रेड वाली बाहर, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप दोबारा से फर्दर बॉल निकालेंगे। अब आपने दूसरी बॉल निकाली, अगर तो वो आ गई ब्लू, आप यहीं पे रुक गए, ठीक है, यहीं पे आप रुक गए, आपने फर्दर ब्रांचेस नहीं बनाई। लेकिन अगर वो फिर से रेड आ गई तो आप क्या करेंगे, दोबारा से बॉल निकालेंगे। अब जब दोबारा से आप बॉल निकालेंगे और वो आ गई ब्लू, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे ही रुक जाएंगे, आपने फर्दर ब्रांचेस नहीं बनाई। लेकिन अगर ऐसा होता है कि किस्मत बड़ी बुरी चल रही है, दोबारा से आपके पास आ गई रेड बॉल, तो अब आपने क्या करना है, फिर से एक बॉल निकालनी है। अब जब 3 रेड बॉलें आपने बाहर निकाल के रख दी ना, तीनों बारी में आपकी किस्मत इतनी खराब थी, पहले में भी रेड आ गई, दूसरे में भी रेड आ गई, तीसरे में भी रेड आ गई, तो अब आपके पास लाजमी तौर पे ब्लू ही बॉल आएगी। क्यों, क्योंकि भाई बची ही ब्लू बॉल, ठीक है, रेड बॉलें अब अंदर बची ही नहीं है, तो इसलिए रेड की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और 1 की प्रोबेबिलिटी सर्टेन हो जाएगी, यानी कि अब जो है वो सर्टेनली आपके पास ब्लू बॉल ही आएगी, ठीक है, सर्टेन। और ये आपके पास हो गया इम्पॉसिबल। फोर्थ बॉल जब आप पिक करने जा रहे हैं और पहले आप 3 रेड ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, सही, ये बेसिकली सवाल था। अब जरा कंप्लीट द ट्री डायग्राम, ये हमने कर लिया 2 नंबर के लिए। अच्छा जी, एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू, सही है। यानी कि हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई पहली वाली आ गई रेड और दूसरी वाली आ गई ब्लू, सही है। तो अलोंग द ब्रांचेस हम जब जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3 2s are 6, 5 4s are 20, सिंप्लीफाई करके 3/10 लिख सकते हैं, सही जी। पहला सवाल सॉल्व हो गया। पार्ट बी, पार्ट 2 में कह रहे हैं अ ब्लू बॉल इज द सेकंड और द थर्ड बॉल टेकन,
सही है। वो कह रहे हैं कि भाई या तो ये हो जाए कि पहली रेड आ गई एंड दूसरी ब्लू आ गई, और या फिर ये हो जाए कि आपके पास पहली भी रेड आ गई, दूसरी भी रेड आ गई, और तीसरी आपके पास आ रही है ब्लू। सही है कि या तो सेकंड ब्लू आ गई या फिर थर्ड ब्लू आ गई, उससे पहले वाली रेड है। तो एक सेकेंड, या तो आपके पास ये चीज हो गई, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 6/20, मैं दोबारा नहीं निकालूंगा। या फिर और के लिए ऐड करते हैं, या फिर आपके पास सेकंड कंडीशन ये हो गई कि पहली भी रेड आ गई, दूसरी भी रेड आ गई, तीसरी ब्लू आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं कि पहली रेड 3/5, दूसरी भी रेड 2/4, और उसके बाद ब्लू 2/3। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको सॉल्व कर लें। 6/20 प्लस 3 2s are 6, 6 2s are 12, 5 4s are 20, 23s are 60। ठीक है, इसको अब आप खुद ही ऐड कर लीजिएगा, फ्रैक्शंस तो ऐड करने आते होंगे भाई। 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पूरी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ बैग कंटेन्स रेड काउंटर्स, ब्लू काउंटर्स एंड येलो काउंटर्स। देयर आर 60 काउंटर्स इन द बैग। ठीक है, एक बैग है, 60 काउंटर्स हैं, रेड, ब्लू और येलो। कितने रेड हैं, कितने ब्लू हैं, कितने येलो है, ये नहीं बताया। सही। द प्रोबेबिलिटी दैट अ काउंटर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज रेड। सही है, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5 है, ब्लू निकालने की है 5/12। कह रहे हैं हाउ मेनी येलो काउंटर्स आर इन द बैग। सही है, हमें पता करना है कि येलो काउंटर्स कितने हैं, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन है और ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। सही है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई जब मैं रेड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कराऊंगा बाय टोटल, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ रेड काउंटर्स आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है कि देखें, जब आपने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल के लिए एफ लिख देता हूँ, अपॉन टोटल आउटकम्स करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ टोटल आउटकम्स, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स के नंबर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक बैग है, उसके अंदर जो है वो 2 रेड बॉल्स हैं और 3 जो है आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। अब मुझे अगर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन द टोटल बॉल्स। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो अगर अब मैं इस टोटल को यहाँ ले जाके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स आ जाएगा। सही है, बेसिकली यही बात हो रही है यहाँ पे कि आपने ये किया कि 2/5 को मैं इसको इस तरह फॉर्मूले में लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन 60। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की जगह हम लिख देते हैं 2/5 और रेड बॉल्स कितनी आ जाएंगी, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60। 60 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास रेड बॉल्स कितनी है। तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 60 करके देख लेते हैं। 24 रेड बॉल्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप ब्लू बॉल्स भी निकाल सकते हैं। मैं बार बार बॉल्स लिख रहा हूँ, बेसिकली काउंटर्स हैं। सही है, तो आप इसको काउंटर समझ लीजिएगा, मैंने बॉल्स लिख दिया। एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 5/12।
60 को ले जाके उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ब्लू काउंटर्स। बॉल ही चढ़ गया मुंह पे। ब्लू काउंटर्स, सॉरी। अब देखें, आपके पास टोटल काउंटर्स हैं 60, जिसमें से 24 हैं रेड और 25 हैं ब्लू। तो येलो कितने होंगे बचे हुए? तो 60 में से माइनस करा देते हैं 24 और 25 को। आंसर आ गया 11। तो आपके पास जो 11 हैं वो हैं येलो काउंटर्स। सही है जी। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि ऑन एनी डे इन जनवरी द प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर एट अ वेदर स्टेशन इज अबव 14 डिग्रीज इज 0.35। सही है। देयर आर 31 डेज इन जनवरी। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी when you would expect the temperature to be above 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ना, बिल्कुल वही इस्तेमाल होगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है किस चीज़ की? टेम्परेचर अबव 14 डिग्रीज की। ठीक है, 14 डिग्रीज ही लिख देता हूँ बस मैं, कि टेम्परेचर अबव 14 डिग्रीज की प्रोबेबिलिटी गिवन है। आपको निकालने हैं नंबर ऑफ डेज और टोटल डेज आपके पास 31, और प्रोबेबिलिटी की जगह आप लिख सकते हैं 0.35। तो डेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 31 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 0.35। $10.85 आ रहा है, लेकिन 10.85 दिन नहीं होते, तो या तो आप 10 डेज लिख दें या 11 लिख दें। मैं 11 डेज लिख देता हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम में भी इसी तरह लिखा हुआ। सही है। ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है ना, बिल्कुल ये वाले, इसमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि आपको अगर 14 डिग्री सेल्सियस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब बेसिकली आपको ये निकालना है कि कितने दिन ऐसे हैं जिन पे टेम्परेचर आपके पास 14 डिग्री से ऊपर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब आपके पास फेवरेबल आउटकम्स गिवन नहीं है, टोटल आउटकम्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो आपने टोटल आउटकम्स के साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा दिया, आपके पास आपके फेवरेबल आउटकम्स आ गए। यानी कि 11 दिन ऐसे हैं जहां पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री से ऊपर होता है इन जनवरी। पार्ट 2 में कह रहे हैं कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है तो मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1 के बराबर। तो इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? दूसरे उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये 0.65 हो जाएगा, ये भी 0.65 हो जाएगा। सही है। सिमिलरली अब आपने प्रोबेबिलिटी जो है बतानी किस चीज़ की, कि अगर पहले आपके पास 14 डिग्री से कम टेम्परेचर आ रहा है तो अगले दिन आपके पास 14 डिग्री से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ठीक है, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट वगैरह तो हो नहीं रही, तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास सेम ही रहेंगी। ये 0.35 और 0.65 ही रहेंगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि कल क्या टेम्परेचर था और आज क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज आपके पास वही रहेंगी। फिर बात करते हैं पार्ट बी की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टेम्परेचर इज अबव 14 डिग्रीज ऑन बोथ डेज। सही है, कि भाई जो पहला दिन है उस दिन भी अबव 14 डिग्रीज है, दूसरे दिन भी अबव 14 डिग्रीज है। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, आंसर आ रहा है 0.1225। पार्ट सी में ये मेरे ख्याल से पेपर 2 का सवाल है। हाँ, तो कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Can you find the probability that the temperature is above 14 डिग्री सेल्सियस on only one of the 2 days? सही है कि भाई या तो एक दिन जो है आपके पास 14 से अबव हो जाए लेकिन दूसरे दिन फिर बिलो 14 होना चाहिए,
या फिर आपके पास पहले दिन बिलो 14 हो जाए और फिर दूसरे दिन आपके पास अबव 14 होना चाहिए। ठीक है, तो अलोंग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल ब्रांचेस को आपस में कर लेते हैं ऐड। तो ये अलोंग द ब्रांचेस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फाइनल ब्रांचेस को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.455। सही है। पार्ट बी एक डिफरेंट सवाल है, पार्ट ए से इसका ताल्लुक नहीं। अच्छा, इन अ ग्रुप ऑफ 14 चिल्ड्रन 8 वेयर रेड टी शर्ट्स, 1 वेयर्स अ ग्रीन टी शर्ट एंड 5 वेयर ब्लू टी शर्ट्स। ठीक है, 14 बच्चे हैं, 8 ने रेड शर्ट पहनी हुई है, 1 ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, 5 ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई। 2 चिल्ड्रन आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे वेयर डिफरेंट कलर्ड टी शर्ट्स। अच्छा, 2 बच्चे आपने चूज किए हैं फ्रॉम द ग्रुप, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उन दोनों ने डिफरेंट कलर्स की शर्ट्स पहनी हुई है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि भाई एक सिचुएशन तो हमारे पास ये बन सकती है कि एक बच्चे ने जो है वो टी शर्ट पहनी हुई है रेड और दूसरे ने पहन ली है ग्रीन। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन सकती है। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि पहले वाले ने पहनी है रेड और दूसरे वाले ने पहनी है ब्लू। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि पहले वाले ने आपकी पहन ली है ग्रीन और दूसरे ने पहनी है ब्लू। और चौथी सिचुएशन ये बन सकती है, चौथी बन ही नहीं सकती। सही है, फोर्थ सिचुएशन आपके पास नहीं बनेगी, बल्कि अब इन्हीं के रिवर्स सिचुएशंस बन जाएंगी। यानी कि आपके पास ये हो सकता है कि भाई पहले वाले ने पहनी है ग्रीन और दूसरी ने रेड, पहले ने पहनी है ब्लू और दूसरे ने रेड, या फिर पहले ने पहनी है ब्लू और दूसरे ने ग्रीन। ठीक है, तो अब बेसिकली आप रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें या ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, जब आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं हो रही तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपके पास सेम ही आएंगी। तो ये 6 प्रोबेबिलिटीज निकालने की बजाय मैं 3 निकाल के उनको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता हूँ। सही है, तो मैं खाली 3 ही निकाल रहा हूँ और उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। सही है। अच्छा, आपस में ये आर क्यों लिख दिया मैंने, आपस में ये प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, जो 2 बच्चे आपने चूज किए हैं, या फिर या तो उनकी रेड ग्रीन हो सकती है, या फिर रेड ब्लू हो सकते हैं, या फिर ग्रीन ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, मैंने अभी बता दिया आपको कि इनकी रिवर्स सिचुएशंस भी तो हो सकती हैं कि जो 2 बच्चे चूज किए हो सकता है उसमें से रेड ग्रीन की बजाय ग्रीन रेड हो जाए, रेड ब्लू की बजाय ब्लू रेड हो जाए, ग्रीन ब्लू की बजाय ब्लू ग्रीन हो जाए। सही है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहा हूँ। अब जरा प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेड एंड ग्रीन की, तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 8/14 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/14। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। इसी तरीके से रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/14, या तो अगर रेड ग्रीन नहीं आता तो रेड ब्लू आ सकता है। ठीक है, और लगाया, और ब्लू की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/14 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/14 और ब्लू की हो जाएगी 5/14 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये निकाल लेते हैं, 8/14 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 16/14। सही है, ये हो गया 8 अपॉन, नहीं एक सेकंड, 14 भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। कैलकुलेटर से करते हैं, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। पेपर 2 का सवाल है, कैलकुलेटर अलाउड है।
सही जी, आंसर आ गए। इनको आपस में ऐड करवा देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 53/98। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A bag contains 40 balls, 28 of the balls are red and the rest are green। सही है। तो 28 अगर रेड है, रेस्ट आर ग्रीन का क्या मतलब है कि 12 ग्रीन हो जाएंगी। सही है। तो ग्रीन बॉल्स 12 है। आयशा टेक्स अ बॉल फ्रॉम द बैग एट रैंडम, नोट्स इट कलर एंड रिप्लेसेस इट। सही, एक बॉल निकाली, देखा भाई कौन से कलर की थी, वापस डाल दी। सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन। सही है। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12/40। फेवरेबल 12 है और टोटल आपके पास है 40। ये हो गया पहला पार्ट। ठीक है। फिर कह रहे हैं पार्ट 2 के अंदर कि आयशा रिपीट्स दिस 200 टाइम्स, वर्क आउट द नंबर ऑफ टाइम्स शी एक्सपेक्ट्स टू टेक अ ग्रीन बॉल। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी हम ऊपर निकाल चुके हैं 12/40 ग्रीन की, और नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 200, मल्टीप्लाई करा दें, 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया है कि भाई उस जो बैग है ना उसके अंदर से उसने बॉल निकाली वापस डाली, ये काम उसने 200 बार किया कि बॉल निकाली फिर वापस डाल दी, फिर निकाली फिर वापस डाल दी, फिर निकाली फिर वापस डाल दी। ये काम उसने 200 बार किया है। तो 200 बार करने में कितनी बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास ग्रीन बॉल आएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास ग्रीन बॉल कितनी आई, 60। कि 60 बार हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके पास जो आपके पास ग्रीन बॉल है वो आएगी 200 बार ये काम करने के बाद। सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नंबर ऑफ ट्रायल से मल्टीप्लाई करा दिया। पार्ट बी में कह रहे हैं अ बैग कंटेन्स 9 ब्लू बॉल्स एंड 7 येलो बॉल्स। ठीक है, एक दूसरा बैग है उसके अंदर ये मामला आता है। बैग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ब्लू बॉल्स आ गई और येलो बॉल्स कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। सही। अब कह रहे हैं ट्री डायग्राम आपने कंप्लीट करना है। सही है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए, ये भी याद रहे कि विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करना है। यानी कि जब आप पहली बॉल निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है, सर्जियो टेक्स 2 बॉल्स फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। कि सर्जियो जब एक बॉल बाहर निकालता है तो फिर वो उस बॉल को वापस नहीं डाल रहा। सही है। तो ब्लू पहली बार में ब्लू की प्रोबेबिलिटी 9/16 और येलो की हो जाएगी 7/16। अब दूसरी बार में आपके पास हुआ यह है कि एक बॉल बाहर निकल गई। सही है। सेकंड बॉल के लिए अगर आपने पहली बॉल ब्लू बाहर निकाली है तो ब्लू को बाहर निकाल देते हैं, एक ब्लू बॉल बाहर चली गई। तो अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8/15 ऑलरेडी गिवन है कि 8 ब्लू बॉल्स बची हैं, टोटल 15 है। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 7/15। इसी तरीके से यहाँ पर ब्लू की हो जाएगी 8/15, 8 नहीं सॉरी 9/15, क्योंकि इस सिचुएशन में आपने पहली बॉल जो निकाली है वो ब्लू नहीं है बल्कि येलो बाहर निकाल ली है। तो ब्लू बॉल्स अभी भी अंदर ही है 9 की 9, और टोटल आपके पास 15 हो गई है। और येलो के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/15, क्योंकि एक बॉल आपने बाहर निकाल ली है येलो। सही है जी। तो ये हो गया खत्म, ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बॉल्स आर द सेम कलर। ठीक है, सेम कलर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो पहली भी ब्लू हो और दूसरी भी ब्लू हो, या फिर पहली भी येलो हो और दूसरी भी येलो हो। सही है, पहली भी ब्लू दूसरी भी ब्लू, या फिर पहली वाली येलो और दूसरी वाली भी येलो। तो
तो अलॉन्ग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करते हैं, अलॉन्ग द ब्रांचेस 9/16 मल्टीप्लाई बाय 8/15, 7/16 मल्टीप्लाई बाय 9/15। ठीक है, अलॉन्ग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल ब्रांचेस को हम ऐड कर देते हैं। फाइनल ब्रांचेस को मैंने ऐड कर दिया है। आंसर निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ, वैसे भी पेपर 2 का सवाल है। नाइन अपॉन 16 आंसर आ रहा है। ओ सॉरी, हाँ सही है, 9/16 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 9/16 क्यों नहीं आ रहा भाई? ओ मैंने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी, कि आपके पास ब्लू ब्लू और येलो येलो चाहिए था ना, मैंने येलो ब्लू कर दिया। ये चीज़ बस गलत कर दी यहाँ पे मैंने। ये होगी 6/15। सही है, या तो दोनों ब्लू आ जाएंगी या दोनों येलो आ जाएंगी। इसी तरह आपके पास सेम कलर हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा 19/40। सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं ज़रा। जॉर्ज हैज़ 2 बैग्स ईच कंटेनिंग ब्लैक बॉल्स एंड वाइट बॉल्स। ठीक है, 2 बैग्स हैं, वाइट और ब्लैक बॉल्स हैं उनमें। जॉर्ज सेज आई एम मोर लाइकली टू टेक अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 दैन फ्रॉम बैग 1। शो दैट जॉर्ज इज करेक्ट। ठीक है, जॉर्ज कह रहा है कि भाई जब मैं बैग 2 में से कोई बॉल निकालूंगा तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ब्लैक होगी कंपेयर टू मैं बैग 1 में से कोई बॉल निकालूं और वो ब्लैक हो। ठीक है, बैग 2 में से ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस बैग 1 में से ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस से ज़्यादा है। ठीक है, चांसेस यानी कि प्रोबेबिलिटी। सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बैग 1 से ब्लैक बॉल निकालने की और बैग 2 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं बैग 1 की, कि बैग 1 में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 2 3 4 4 आपके पास ब्लैक बॉल्स हैं और 1 2 3 4 5 9 आपके पास जो है वाइट बॉल्स हैं। यानी कि आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हैं 4 और टोटल आउटकम्स हैं वो हैं 9। सही है, ये आ गई बैग 1 में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस। अब मैं बैग 2 की अगर बात करूं तो बैग 2 में हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, टोटल हमारे पास 11 बॉल्स हैं जिसमें से 1 2 3 4 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी 5/11। सही है, प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की। तो बैग 1 में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/9 और बैग 2 में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/11। ठीक है जी। अब जॉर्ज ने क्या बोला था कि भाई आई एम मोर लाइकली टू टेक अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2 दैन फ्रॉम बैग 1। तो ये बेसिकली वो ये कह रहा था कि बैग 2 में से ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू बैग 1। ठीक है, तो अब हमें करना ये है कि इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम ज़रा कैलकुलेटर में डाल के इनकी डेसिमल वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 का सवाल है तो कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0.44 और ये आ जाएगा 0.45। तो आप देख सकते हैं कि 0.45 जो है वो 44 से बड़ा होता है। तो यानी कि वो सही कह रहा था कि बैग 2 में से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू बैग 1। सही, तो ये हमने शो करा दिया कि जॉर्ज इज करेक्ट। ज़रा पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि जॉर्ज टेक्स अ बॉल एट रैंडम फ्रॉम बैग 2, नोट्स इट्स कलर एंड रिप्लेसेस इट।
he repeats this 220 times. How many times would he expect to take a white ball? सही कह रहे हैं कि भाई जॉर्ज ने रैंडमली बैग 2 में से एक बॉल निकाली, देखा कि उसका कलर क्या है, वापस डाल दी, ठीक है, रिप्लेसेस इट, वापस डाल दी, ठीक है। यही काम वो कितनी बार कर रहा है? 220 बार कर रहा है, सही है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स वुड ही एक्सपेक्ट टू टेक अ वाइट बॉल, यानी कि एक्सपेक्टेड आपसे फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किस में से? बैग 2 में से। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में से। तो बैग 2 में से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल हैं 11। 6/11 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स 220 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इससे आपके पास आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 6/11 मल्टीप्लाई बाय 220, कैलकुलेटर में डालेंगे, पेपर 2 का सवाल है, 120 आपका आंसर आ जाएगा, सही है, ठीक है। पार्ट बी देखते हैं इसका। A bag contains 7 blue counters, 6 red counters and 3 green counters. सही है। यास्मीन टेक्स 2 काउंटर्स फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि एक काउंटर बाहर निकाला, उसको वापस नहीं डाल रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट है, वापस नहीं डाल रहे बैग में, हाँ सही है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि कंप्लीट द ट्री डायग्राम, ठीक है। ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है तो बड़ा आसान है। अच्छा जी, फर्स्ट काउंटर के लिए तो आपके पास क्या कहते हैं, आपको ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया हुआ है ब्लू रेड और ग्रीन के लिए। आपको सेकंड से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो एक बैग बना लेते हैं और काउंटर्स की जगह मैं इसमें बॉल्स डाल रहा हूँ, सही है। 7 ब्लू हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 रेड है 1 2 3 4 5 6 और 3 ग्रीन है 1 2 3, सही है। ये हो गया मामला। अब यास्मीन 2 काउंटर्स निकाल रही है, पहले एक निकालेगी, उसके बाद फिर दूसरा निकालेगी, और जो पहला उसने निकाला है वो वापस नहीं डालेगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट काउंटर के अंदर फर्स्ट हम ब्लू के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले तो हमारे पास एक ब्लू काउंटर जो है वो बाहर आ गया, सही है। उसके बाद अब जब वो सेकंड काउंटर निकाल रही है तो सेकंड काउंटर के अंदर ब्लू की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है 6/15, ठीक है। आपके पास टोटल अब 15 बॉल्स रह गई हैं, काउंटर्स रह गए हैं, और 6 उसमें से ब्लू हैं, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। अब रेड की बात करें तो रेड में क्या होगा? रेड के लिए भी 6/15 हो जाएगा, 6 रेड है और 15 आपके पास टोटल है, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रीन की बात करें तो ग्रीन का क्या हो जाएगा? 3/15, सही है। इसी तरीके से जब उसने पहला काउंटर निकाला होगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ब्लू हो सकता है कि वो रेड हो, ठीक है। तो एक रेड वाला बाहर निकाल लेते हैं ज़रा, ये रेड इसने बाहर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें लिखनी है ब्लू रेड और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी। ब्लू की ऑलरेडी गिवन है, रेड की लिखते हैं। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकंड काउंटर के ऊपर? 5/15, सही है जी, 5/15, और ग्रीन की फिर से 3/15। अच्छा, इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ब्लू या रेड हो सकता है कि जो पहला काउंटर उसने निकाला है वो ग्रीन हो, तो इसलिए अब ग्रीन वाला निकाल के देख लेते हैं, इस सिचुएशन के लिए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे, ब्लू की भी लिखी हुई है, रेड और ग्रीन की हमें लिखनी है, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 रेड है और टोटल 15 है, 6/15 फिर से, अच्छा। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 2/15, सही है। तो ये हमने ट्री डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 काउंटर इज रेड, ठीक है जी। एटलीस्ट 1 काउंटर इज रेड का मतलब है कि भाई जो 2 काउंटर्स आ रहे हैं उनमें से या तो कोई एक रेड हो या फिर दोनों ही रेड, सही है।
या तो एक रेड हो या फिर दोनों ही रेड हो। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें रेड ना होने की, ठीक है, एक भी रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। यानी कि हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि भाई या तो दोनों ब्लू हैं, या तो दोनों ग्रीन हैं, या फिर एक ब्लू है और एक ग्रीन है, या फिर एक ग्रीन है और एक ब्लू है। सही है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको 1 में से माइनस कर दें तो हमारे पास एटलीस्ट 1 रेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें रेड ब्लू की, रेड ग्रीन की और रेड रेड की। सही है, और हमें एक और काम ये भी करना पड़ेगा कि रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना पड़ेगा और रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? इसलिए करवाना पड़ेगा कि भाई हो सकता है कि रेड ब्लू ना हो, ब्लू रेड हो जाए, या हो सकता है रेड ग्रीन ना हो, ग्रीन रेड हो जाए। सही है, तो रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और ग्रीन रेड की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी और ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। सही है, तो मैं अलग अलग ब्लू रेड निकाल के उसको ऐड करने की बजाय एक ही बार निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं रेड ग्रीन और ग्रीन रेड अलग अलग निकालने की बजाय, उसको ऐड करने की बजाय डायरेक्टली एक ही की निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करवा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेंगे, ये आपके पास सेम ही आएगी। कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो आएगी 6/16 मल्टीप्लाई बाय 7/15। सही है, ये आएगी रेड ब्लू की। और ब्लू रेड की क्या आएगी? 7/16 मल्टीप्लाई बाय 6/15। ठीक है, 6/15 मल्टीप्लाई बाय 7/16। यहाँ पर सिर्फ हुआ ये है कि 7 इधर चला गया, 6 इधर आ गया। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें इंटरचेंज हो गई हैं। बाकी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ होगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ होगा। तो ये और ये बराबर आएगा। तो मुझे दोनों अलग अलग लिखने की बजाय क्या कर सकता हूँ कि मैं खाली रेड ब्लू की निकालूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूँ। ठीक है, तो निकाल लेते हैं रेड ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास। एक सेकंड, ये है रेड ब्लू। अलॉन्ग द ब्रांच जब हम जाते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6/16 मल्टीप्लाई बाय 7/15। ठीक है, इसी तरीके से रेड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, या ग्रीन रेड के निकाल लेते हैं, चलें एक ही बात है, सेम ही आएगी ना। तो 3/16 मल्टीप्लाई बाय 6/15। इसी तरीके से रेड रेड के निकालते हैं, तो 6/16 मल्टीप्लाई बाय 5/15 हो जाएगा। अच्छा, अब रेड रेड के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है दोनों रेड के अंदर। सही है, यहाँ पर दो सिचुएशंस बनती हैं कि पहले हो सकता है ब्लू आ जाए बाद में रेड आ जाए, या हो सकता है पहले रेड आ जाए बाद में ब्लू आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/8। सही है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई एटलीस्ट वन ऑफ द काउंटर्स इज रेड की। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं जरा। अस्मा हैज दिस फेयर 8 साइडेड स्पिनर। ठीक है, एक स्पिनर है। She spins the spinner once. Find the probability that the score is 6. ठीक है, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 1। टोटल आउटकम्स हैं 8। सही है, 6 फेवरेबल है और टोटल जो है 8 है। 8 साइडेड स्पिनर है। नॉट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, नॉट 2 का मतलब है कि भाई 2 नहीं आना चाहिए, तो 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कर देते हैं, तो नॉट 2 आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 अगर चाहिए तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की माइनस कर देंगे तो नॉट 2 आ जाएगी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1, 2, 3 ये हो गए फेवरेबल। टोटल 8 है, तो 3/8 आंसर आ जाएगा 5/8। सही है। Asma spins the spinner twice. Find the probability that she scores 2 twos. सही है, अब अस्मा ने स्पिनर को 2 बार स्पिन किया है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई पहला वाला भी 2 हो और दूसरा वाला भी 2 हो।
सही है, यानी कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, 2 and 2 की। सही है, तो अभी हमने ऊपर 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे एंड इंडिपेंडेंट इवेंट से, तो हो जाएगा 9/8 सही है जी। पार्ट भी देखते हैं। लियोन हैज 7 रेड काउंटर्स, 6 ग्रीन काउंटर्स, 3 वाइट काउंटर्स। ही टेक्स 2 काउंटर्स एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 काउंटर्स आर द सेम कलर। सही है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि भाई वो बाहर निकालता है और उसको वापस नहीं रख रहा। ठीक है, तो हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो रेड रेड की, या फिर प्रोबेबिलिटी हो ग्रीन ग्रीन की, या फिर प्रोबेबिलिटी हो वाइट वाइट की। सही है, एक बैग बना लेते हैं ज़रा यहाँ पर। काउंटर्स की जगह बॉल्स डाल रहा हूँ मैं। 7 रेड है, 1 2 3 4 5 6 7, 6 ग्रीन है, 1 6 ग्रीन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और वाइट कितनी है, 3, तो ये 3 वाइट आ गई। ठीक है, अंडे बन गए। खैर, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है रेड रेड की, ग्रीन ग्रीन की और वाइट वाइट की। सही है, तो सबसे पहले तो रेड रेड की निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 16, तो 7/16 आ गई रेड की। अच्छा, अब बात हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट की, यानी कि हम जब एक बाहर निकाल रहे हैं तो उसको अंदर नहीं डालें। तो अब फॉर एग्जांपल हमने रेड वाली बाहर निकाल ली, 7/16 प्रोबेबिलिटी थी, रेड वाली निकाल ली हमने। ठीक है, तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/16। सही है, एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है कि पहली वाली आ गई हमारे पास ग्रीन। सही है, तो पहली वाली ग्रीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 6/16। अब जब एक ग्रीन हमने बाहर निकाल ली तो अंदर बची 5 ग्रीन, तो दोबारा ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/15। ठीक है, ये भी 6/16 में 15 होगी। अच्छा, इसी तरीके से वाइट वाइट की प्रोबेबिलिटी, हो सकता है पहली वाली ग्रीन ना आए बल्कि पहली वाली वाइट आ जाए। सही है, तो पहली वाली वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 2/16 हो जाएगा। सही है, कि दोबारा से ग्रीन वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 फिर 16 लिख दिया, 15 होगी। टोटल में से भी एक काउंटर कम होगा। सही है, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम कलर्स की प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा, विच इज़ 13/40। अच्छा जी, अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, देयर आर x ब्लैक बॉल्स इन द बैग एंड अदर बॉल्स आर वाइट। ठीक है, 12 बॉल्स हैं जिसमें से x जो है वो आपके पास हैं ब्लैक, और बाकी की जो बची हैं वो वाइट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नहीं बताया हुआ बल्कि वेरिएबल्स दिए हुए हैं। आपसे कह रहे हैं 2 बॉल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ, वही कि एक बॉल बाहर निकाली, उसको वापस अंदर आपने बैग में नहीं डाला। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। ठीक है, ट्री डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक पॉइंट से जो 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन है तो आप उसको 1 में से माइनस करके दूसरी निकाल सकते हैं।
तो 1 में से मैं माइनस कर दूंगा x अपॉन 1 अपॉन 11, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। ये 1 अपॉन 1 है, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो ये 11 अपॉन 11 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 11 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 11 माइनस 1 क्या हो जाता है, 10 माइनस एक्स अपॉन 11, ठीक है। तो ये आ जाएगी 10 माइनस एक्स अपॉन 11। सही है। अच्छा, इसी तरीके से अब आपने जो पहली बॉल है वो ब्लैक की बजाय वाइट निकाल ली है, ठीक है। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड टाइम हमारे पास ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, एक्स, और टोटल कितने हो जाएंगे 11, क्योंकि एक बॉल ऑलरेडी बाहर आ चुकी है, तो एक्स अपॉन 11 ये हो गया। सही है। दूसरी वाली निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 में से उसको माइनस कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 11 करेंगे, फिर से एलसीएम ले लेंगे तो 11 अपॉन 11 माइनस एक्स अपॉन 11 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आ जाएगा 11 माइनस एक्स अपॉन 11, ठीक है। तो 11 माइनस एक्स अपॉन 11, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी है, ज़रा इसको सही कर लेते हैं कि ये आपके पास 10 नहीं बल्कि 12 होगा। सही है, ये 12 होगा। 12 इसलिए होगा कि भाई ये माइनस और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस। तो ये आपके पास 12 माइनस एक्स आएगा। सही है, बाकी ठीक है। पार्ट बी देख लेते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वन बॉल ऑफ ईच कलर, राइट योर आंसर एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन द टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की बतानी है, वन बॉल ऑफ ईच कलर की, ठीक है। यानी कि या तो आपके पास वाइट ब्लैक हो जाए या फिर आपके पास ब्लैक वाइट हो जाए। सही है। अब जो वाइट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वही ब्लैक वाइट की भी होगी, मतलब सिमिलर ही आएंगी दोनों प्रोबेबिलिटीज़। तो हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ इसी को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो वाइट ब्लैक निकाल लेते हैं। ये है आपके पास वाइट ब्लैक। अलोंग द ब्रांचेस आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। ये x को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 12 माइनस एक्स के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करा दिया इसके साथ। बाकी 12 को 11 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 132 आ जाएगा। सॉरी, बाकी इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जार और 66 जार, तो आपका आंसर आ जाएगा x 12 माइनस एक्स अपॉन 66। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे कि x को इन दोनों से साथ मल्टीप्लाई करा के ब्रैकेट ओपन भी कर सकते थे, लेकिन मैंने किया नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चाहें तो आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं कि इसको 12x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 66 लिखते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। सही है। वाइट और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकाली, वो आपसे कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग वन बॉल ऑफ ईच कलर, यानी कि एक ब्लैक होनी चाहिए एक वाइट होनी चाहिए। तो वाइट ब्लैक की निकाली, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि देखें, हो सकता है कि आपके पास जो है पहली वाली वाइट आए और दूसरी वाली ब्लैक आ जाए, या फिर हो सकता है पहली वाली ब्लैक आए दूसरी वाली वाइट आ जाए। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी जो है इनकी और इसकी इक्वली आएगी। सही है, तो आपको दोनों की अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों की अलग अलग निकाल के ऐड भी कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, एक ही निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर। सही है। पार्ट सी इसका देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक इज 14 अपॉन 33। सही है।
वो कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी के दोनों बॉल्स आपके पास ब्लैक हैं, ब्लैक ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 14/33। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी क्या है हमारे पास। एक सेकंड यार, ठीक है, तो ये ब्लैक ब्लैक, ठीक है, तो x/12 मल्टीप्लाई बाय x/12 मल्टीप्लाई बाय x-1/11 इक्वल्स टू 14/33। सही, ब्लैक एंड ब्लैक है, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो हो जाएगा x/(x-1) 132, x इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 14/33। सही है, अब मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देता हूँ और 132 को मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा देता हूँ। सही है, पेपर 2 का सवाल है ना, तो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। $56 आ जाएगा इस साइड में। 56 को मैं यहाँ ले आता हूँ, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं, अगर हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, या फिर आप मैं कर ही देता हूँ यार, मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें करना ये होता है कि हमें x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना होता है अपने कांस्टेंट के साथ, सॉरी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराना होता है अपने कांस्टेंट के साथ। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 56 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56, 156 है। ठीक है, अब आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको प्लस या माइनस करके मेरे पास बीच वाला नंबर बन जाए। ठीक है, तो मैं इसको कर सकता हूँ 7 8 56। ठीक है, 8 - 7 जो है आपके पास 1 होता है, या 7 - 8 आपके पास -1 होता है। बेसिकली आपको -1 बनाना है। सही है, मिडिल टर्म ब्रेक है ना, तो मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करना है, आपको -1 बनाना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, 7 - 8 से -1 बना सकते हैं, और ये दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 56 भी आ रहा है। तो ब्रेक इस तरह हो जाएगी कि पहली वाली टर्म एज इट इज -7x, ठीक है, +7x -8x -56 इक्वल टू। ठीक है, तो आपने क्या किया कि ये जो मिडिल टर्म थी इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें यानी कि +7x -8x करें तो आपके पास दोबारा से -x ही आ जाता है। सही है, तो इस तरह हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। उसके बाद हम ये करेंगे कि हम लगा देंगे ब्रैकेट। वैसे मैंने अपनी क्वाड्रेटिक्स वाली जो वीडियो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली वीडियो, उसके अंदर ये बिल्कुल डिटेल में मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह समझाई हुई है, तो अगर किसी को नहीं आती तो आप वहाँ से पहले जाके इसको पढ़ सकते हैं। सही है, मिडिल टर्म ब्रेक को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हैं। अब इसके आप ब्रैकेट्स बना लेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा -8। सही है, x -8 x +7 = 0। x की वैल्यूज़ आ गई 8 और x की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, 8 और -7 आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें से हमारे पास जो -7 वाली वैल्यू है ना भाई, वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x आपके पास क्या था, x आपके पास था नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स माइनस में कभी हो सकती हैं क्या? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ना -7 ब्लैक बॉल्स हैं? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव में होता है ना नंबर। तो 8 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ये वाला आंसर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि -7 ब्लैक बॉल्स तो नहीं हो सकती ना। तो आपके पास आपके x का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसमा हैज़ अ बैग कंटेनिंग 5 येलो काउंटर्स, 3 पिंक काउंटर्स एंड 4 ब्लैक काउंटर्स। She takes 2 counters from the bag at random without replacement. Find the probability that she takes 1 yellow counter and 1 pink counter. Give your answer as a
फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये मेरे ख्याल से सवाल आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने इतने सारे करवा दिए इसी टाइप के काउंटर्स वाले, तो ये मैं अब नहीं करवा रहा, इसको मैं स्किप करूँगा। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। 12 lettered tiles spelling the word trigonometry are placed inside a bag। सही है, 12 टाइल्स हैं आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है इन पे, ये आपने एक बैग में डाल दी। अ टाइल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल शोज अ लेटर आर, गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, एक टाइल आप बाहर निकालेंगे बैग में से, तो आर की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो आर आपके पास कितने हैं, 1 2। सही है, तो ये हो जाएगी 2/12। सिंपलेस्ट फॉर्म उन्होंने बोला है ना, तो 2 के टेबल से आप इसको 1 6 कर सकते हैं। 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12, तो 1/6 आपके पास आ रही है आर। सही जी। पार्ट बी में कह रहे हैं ऑल द टाइल्स आर प्लेस्ड बैक इन द बैग। सही है, वापस सारी टाइल्स डाल दी, जो आर वाली निकाली थी वो भी वापस, एंड प्लेस्ड ऑन द टेबल। Sorry, all the tiles are placed back in the bag, a tile is taken then at random and placed on the table। ठीक है, अब दोबारा से एक टाइल निकाल रहे हैं। A second tile is taken at random and placed to the right of the first tile। ठीक है, फर्स्ट टाइल निकाली, फिर सेकंड टाइल निकाली। A third tile is taken at random and placed to the right of the second tile। ठीक है, फिर से थर्ड टाइल का। अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ऑर्डर द टाइल्स वर प्लेस्ड ऑन द टेबल दे स्पेल गेट। सही, यानी कि पहली वाली टाइल के ऊपर जी आए, दूसरी वाली पे ई आए, तीसरी वाली पे टी आए। सही है, तो आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है, जी एंड ई एंड टी। सही है, तो जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी इसको निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। सही है, जी की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1/12, एक ही जी है ना। ठीक है, अब जब आपने जी वाली टाइल बाहर निकाल दी, तो अब आपके पास रह गई पीछे 11 टाइल्स। ठीक है, अब आपको चाहिए ई, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, वो भी 1/11 है। सही है, अब 11 टाइल्स रह गई, तो 1/11 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने जब ई वाली टाइल भी बाहर निकाल दी, तो अंदर बच गई आपके पास 10 टाइल्स। सही है, और अब आपको चाहिए टी, तो टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/10। सही है, फेवरेबल 2 है और टोटल है आपके पास अब 10 टाइल्स अंदर, 2/10। सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। मैं इसको ज़रा सही कर दूं पहले तो। सही, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/11 मल्टीप्लाई बाय 2/10, आंसर आ रहा है 1/660। 1/660। ठीक है जी, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है गेट वर्ड बन जाए इस चीज़ की। पार्ट सी में कह रहे हैं कि वॉबल्स आर द लेटर्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, 5 वॉबल्स हैं आपके पास इंग्लिश में, और बाकी सारे लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ऑल द 12 टाइल्स आर प्लेस्ड बैक इन द बैग एंड 2 टाइल्स आर टेकन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जो 12 टाइल्स थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो वापस बैग में डाल दी हैं, और अब आप जो है 2 टाइल्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि एक टाइल बाहर निकाल रहे हैं, उसको वापस अंदर नहीं डाल रहे हैं। अब आपको क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ट्री डायग्राम बेसिकली कंप्लीट करना है वॉवल और कॉन्सोनेंट्स के लिए। सही है, तो अब आपके पास था ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये 2 तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं ना भाई, कि आपको ये बात पता है कि एक पॉइंट से जो 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 के बराबर होता है। तो एक प्रोबेबिलिटी गिवन है, दूसरी आप 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ये जो एक ब्रांच है इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल टाइल्स आपके पास जो हैं 12 हैं, जिसमें से 8 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 आपके पास वॉवल्स हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सोनेंट बाहर निकल गया, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ।
सही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसमें से आपके पास वॉवल्स कौन कौन से हैं? आई ओ दो हैं, एक ई है, ठीक है, 4 वॉवल्स हैं। और बाकी के जो 8 लेटर्स हैं वो क्या हैं आपके पास? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ब्लू वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, रेड वाले आपके पास वॉवल्स हैं, ठीक है। तो ये टाइल्स हैं 12 जो बैक के अंदर है। तो कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 8/12 है आपके पास, सही है। अब एक टाइल आपने बाहर निकाल दी इसमें से, तो अब वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/11 हो जाएगी, 4/11, सही है, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट जा चुका है, टोटल में से कम होगा, वॉवल तो चारों के चारों अंदर ही, सही है। और कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/11 हो जाएगी, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइल्स बोथ शो वॉवल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है? वॉवल की। तो अलोंग द ब्रांचेस जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3/11 कर देंगे, 12/132 आंसर आ जाएगा। सही है, इसको सिंप्लीफाई करके 1/11 भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। अच्छा जी, पार्ट 3 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन टाइल शोज अ वॉवल एंड वन टाइल शोज अ कॉन्सोनेंट, सही है। यानी कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है वॉवल कॉन्सोनेंट की, सही है, या फिर कॉन्सोनेंट वॉवल की, सही। या तो पहला वॉवल आ जाए दूसरा कॉन्सोनेंट आ जाए, या फिर दूसरा पहला कॉन्सोनेंट आ जाए दूसरा वॉवल आ जाए। मैंने आपको बताया था कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो सेम ही आती है, तो मैं सिर्फ एक की निकाल के क्या कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिर्फ वॉवल कॉन्सोनेंट वाली निकाल लेते हैं। वॉवल कॉन्सोनेंट वाली क्या हो जाएगी? अलोंग द ब्रांचेस जा रहे हैं हम, अलोंग द ब्रांच है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8/11, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 8/11 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व कर लेते हैं इसको। आंसर आ जाएगा 16/33। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स आर रेड बीड्स एंड बी ब्लू बीड्स, ठीक है। आर और बी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए, नंबर नहीं दिए हुए, नंबर ऑफ रेड बीड्स और नंबर ऑफ ब्लू बीड्स नहीं गिवन, आर और बी दे दिया उसकी जगह, सही है। 2 बीड्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी कि एक बाहर निकाल के वापस अंदर, आप दूसरा नहीं डालें। द ट्री डायग्राम शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर प्रोबेबिलिटीज, सही है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बीड्स आर रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, यानी कि ये वाली। तो अलोंग द ब्रांचेस आप जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करा लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 11/19, आंसर आ गया 33/95। सही है। कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 बीड्स आर डिफरेंट कलर्स, ठीक है, या तो रेड ब्लू हो या फिर ब्लू रेड हो। दोबारा से बता रहा हूँ भाई कि ये करने की बजाय खाली एक ही को निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 भी करा सकते हैं। रेड ब्लू क्या हो जाएगा? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 8/19, सही है, अलोंग द ब्रांच है, 8/19 मल्टीप्लाई बाय 2, 48/95।
पार्ट 3 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर क्या थी, नंबर ऑफ रेड बीट्स थे हमारे पास। तो ये बहुत आसान है। देखें, जब आपने पहली बार एक बीट निकाला और वो फॉर एग्जांपल वो ब्लू आ गया, तो जो रेड बीट्स हैं वो तो सारे के सारे अंदर ही हैं। सही है, आपने एक बीट निकाला और वो पहला वाला जो था ब्लू था, इसका मतलब है कि जितने भी रेड बीट्स हैं वो अभी भी अंदर ही हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है रेड की 12/19, जिसमें आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ऊपर और नीचे होते हैं टोटल आउटकम। अब टोटल नंबर ऑफ बीट्स आपके पास है 19 और फेवरेबल कितने हैं 12। ठीक है, यानी कि ये है आपके पास नंबर ऑफ रेड बीट्स। सही है, और ये है आपके पास टोटल बीट्स जो अभी रह गए ब्लू निकालने के बाद। ठीक है, वो जो एक ब्लू निकाला है अगर आप उसको यहाँ पे ऐड कर दें तो दैट विल बी 20। सही है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ रेड बीट्स जो है वो हमारे पास कितने हैं 12, और नंबर ऑफ ब्लू बीट्स अगर मुझे पता करने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ये 7 है और एक ब्लू बीट हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो 7 + 1 8 ब्लू बीट्स हो गए। ठीक है, तो हमसे खाली ये पूछा था रेड बीट्स कितने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, तो वो हम लिख सकते हैं 12 डायरेक्ट। पार्ट 4 में कह रहे हैं कि ऑफ द रेड बीट्स हाफ है येलो स्पॉट। ठीक है, जो हमारे पास 12 रेड बीट्स है ना, उनमें से 6 के ऊपर येलो स्पॉट है और 6 के ऊपर स्पॉट नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारे पास 8 जो है वो ब्लू बीड्स हैं। सही, ये अभी हमने ऊपर पता किया कि 8 हमारे पास कितने हैं ब्लू बीड्स और 12 रेड बीड्स। सही है, 8 कैसे हैं कि भाई एक ब्लू बीड बाहर निकल चुका, 7 ये रहे, तो 7 + 1 8। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली कि रेड वाला निकला है, ब्लू सारे के सारे अंदर है, तो ये रहे 8 ब्लू। प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज़ की कि द 2 चूजन बीड्स नीदर हैज़ अ येलो स्पॉट। सही है, यानी कि ये जो 6 बीड्स है ना रेड येलो स्पॉट वाले, ये नहीं होने चाहिए भाई। सही है, ये नहीं होने चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए कि बेसिकली जो 2 बीड्स हम निकाल रहे हैं उन दोनों के ऊपर येलो स्पॉट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाले बीड्स नहीं होने चाहिए। इनके अलावा जो बाकी के 14 बीड्स हैं हमें इनमें से चाहिए। ठीक है, तो जब हम पहला बीड निकालेंगे तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे 14 और टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 20। ठीक है, कैसे कि जो हमारे फेवरेबल हैं वो हैं 14, येलो स्पॉट वाला हमें नहीं चाहिए, यानी कि ये 6 नहीं चाहिए। सही है, बाकी के जो हैं वो उसमें से हमें चाहिए, तो फेवरेबल हमारे 14 और टोटल हैं 20। ठीक है, उसके बाद जब हम दूसरा बीड निकालेंगे, मैं इसकी ना इस तरीके से पहले क्लासिफिकेशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए बात कि मैं कर क्या रहा हूँ। सही है, कि आपके पास जो टोटल बीड्स हैं वो हैं 6 जिनके ऊपर स्पॉट पड़ा हुआ है और 14 है जिनके ऊपर स्पॉट नहीं है। सही, अब समझ आएगी बात। 6 बीड्स हैं जिनके ऊपर स्पॉट है येलो स्पॉट और 14 है जिन पे स्पॉट नहीं। सी, वो कह रहे हैं ना कि हाफ ऑफ द रेड बीड्स हैव अ येलो स्पॉट। ठीक है, यानी कि रेड बीड्स हैं 12, उनका हाफ यानी कि 6 बीड्स के ऊपर आपके पास येलो स्पॉट है। बाकी के जो 6 रेड बीड्स हैं और जो 8 ब्लू बीड्स हैं उनके ऊपर स्पॉट नहीं है। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किस चीज़ की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्पॉट एंड नो स्पॉट। सही, कि जो पहला बीड आप निकालें उस पर भी स्पॉट ना हो, दूसरा निकालें उस पर भी स्पॉट ना हो। जब आप पहली बार निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 14/20। फेवरेबल आउटकम्स आपके 14 हैं और टोटल हैं 20। अच्छा, जब एक बीड आपने बाहर निकाल लिया, एंड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बीड आपने बाहर निकाल लिया, तो अब आप जब दोबारा से निकालेंगे तो फिर आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, फिर फेवरेबल हो जाएंगे 13, क्योंकि एक आपने बाहर निकाल लिया, और टोटल कितने हो जाएंगे 19। यार सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा 91/190। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्री डायग्राम आपको गिवन है, कह रहे हैं सबसे पहले तो फाइंड x। ठीक है, तो x कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट से 2 ब्रांचें निकल रही हैं, प्रोबेबिलिटी इसका सम 1 के बराबर होता है, तो एक का दिया हुआ है दूसरा निकालना है, तो 1 - 2/4 कर देंगे, 2/4 ही आ जाएगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द 2 कॉइंस पिक्ड आउट इज 40 सेंट्स। ठीक है, पहले तो यहाँ पर मैं जरा 2/4 लिख देता हूँ। ठीक है,
अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं ज़रा। अमीरा हैज़ 3 $1 coins and 2 20-cent coins in her purse. She picks out coins at random one after the other. The coins are not replaced, यानी कि दोबारा से आपने वापस नहीं रखा। ठीक है, एक कॉइन उसने बाहर निकाला, उसके बाद उसने उसको वापस नहीं डाला। The tree diagram shows the possible outcomes and the probabilities when picking out 2 coins. ठीक है, ये सवाल था। अच्छा, कह रहे हैं पार्ट 2 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यूज ऑफ द 2 coins picked out is 40 cents. ठीक है, कि जो 2 कॉइन आपने निकाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 40 सेंट्स के बराबर होनी चाहिए। तो वो एक ही सूरत में हो सकती है कि आपके पास दोनों जो है वो 20 सेंट्स वाले कॉइन आ जाए। तो अलोंग द ब्रांच आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2/20 आंसर आ जाए। पार्ट 3 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द 2 कॉइन्स पिक्ड आउट इज $1.2। तो $1.2 किस सूरत में हो सकता है कि आपके पास पहला कॉइन $1 का आ जाए और दूसरा कॉइन 20 सेंट्स का आ जाए, या फिर पहला 20 सेंट्स का आ जाए और दूसरा $1 का आ जाए। सही है, तो अलोंग द ब्रांचेस आप मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अलोंग द ब्रांचेस मैं करा रहा हूँ मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/4। अच्छा, इसी तरीके से 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। सही है, अलोंग द ब्रांचेस हो गया मल्टीप्लाई, और इन दोनों ब्रांचेस को आपस में ऐड करवा देंगे। तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा 12/20। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे फाइनली। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहे हैं सम पीपल वर आस्क्ड व्हिच कॉन्टिनेंट दे विजिटेड ऑन देयर लास्ट हॉलिडे। ठीक है, द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल बिलो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज पीपल चोजन एट रैंडम विजिटेड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 7 नॉर्थ अमेरिका, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7 + 8 15, 15 + 15 30। तो टोटल आउटकम्स 30। ये आपकी पार्ट 2 में कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दीज पीपल चोजन एट रैंडम डिड नॉट गो टू एशिया। गिव योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो डिड नॉट गो टू एशिया के लिए क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एशिया। तो 1 - 8/30, तो हो जाएगा आपके पास 22/30। पार्ट 3 में कह रहे हैं 2 ऑफ दीज पीपल आर चोजन एट रैंडम। द ट्री डायग्राम ऑपोजिट शोज द पॉसिबल आउटकम्स एंड सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। ये आ गया भाई आपके पास ट्री डायग्राम। पहले तो कह रहे हैं कि कंप्लीट द ट्री डायग्राम, तो सबसे पहले तो ट्री डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की अभी हमने ऊपर निकाली है 7/30 प्रोबेबिलिटी। सही है जी, ये एक काम हो। ठीक है, 2 पर्सन आप चूज कर रहे हैं ना एट रैंडम। 2 ऑफ दीज पीपल आर चोजन एट रैंडम। ठीक है, द ट्री डायग्राम शोज द ऑपोजिट शोज द पॉसिबल आउटकम एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अच्छा अब एक बंदा जो आपने चूज किया वो निकला भाई नॉर्थ अमेरिका वाला। अब दोबारा चूज कर रहे हैं वो भी नॉर्थ अमेरिका वाला हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 6/29, क्योंकि एक तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया ना। तो नॉर्थ अमेरिका वाले 6 बच गए और टोटल आपके पास 29 हो गए। ठीक है, यूरोप वाला कितना होगा, वो 15 ही होंगे, टोटल 29, और एशिया वाले कितने होंगे 8/29। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका वाले यहाँ पे कितने हो जाएंगे 7/29, यूरोप वाले हो जाएंगे 14/30, क्योंकि एक यूरोप वाला आपने ऑलरेडी चूज कर लिया 14/29 सॉरी, एशिया वाले 8/29। इसी तरीके से यहाँ पर पहला वाला एशिया वाला बंदा आ गया, दूसरा वाला आपको चाहिए कौन सा, नॉर्थ अमेरिका वाला, तो 7/29। साथ के साथ नॉर्थ अमेरिका वाले हैं अभी आपने चूज़ नहीं किया। यूरोप वाले कितने थे 15 ना, तो 15/29, और एक आपने एशिया वाला चूज़ कर लिया है ऑलरेडी ना, तो 7/29 हो जाएगा। सही, ये आपने ट्री डायग्राम भी अपना कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी में कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पीपल वेंट टू द सेम कॉन्टिनेंट।
ठीक है, यानी कि या तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, या तो यूरोप यूरोप, या फिर एशिया एशिया, सेम कॉन्टिनेंट का है। अरे अरे अरे, ये कहाँ निकल गया? ठीक है, प्रोबेबिलिटी एशिया एशिया, या फिर नॉर्थ अमेरिका, या फिर नाना बन गया भाई ये तो, यूरोप यूरोप। सही है। तो एशिया एशिया की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास? 8/30 मल्टीप्लाई बाय 7/29, अलॉन्ग द ब्रांचेस मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल ब्रांचेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा सवाल करा दिए हैं भाई इसके। 7/30 मल्टीप्लाई बाय 6/29। यूरोप यूरोप क्या है? 15/30, 14/29। सही है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़रा कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। आंसर आ रहा है 154/435। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 0.354 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी के सारे सवालात मुकम्मल हो गए यहाँ पे। ठीक है।